दोस्तों, आगरा की रहने वाली काव्या जो कि अपने 2 मंजिला मकान में अकेली ही रहती थी। और दोस्तों, आखिर क्या इसकी वजह थी? तो इसकी वजह ये थी कि काव्या जो थी वह भरी जवानी में यानी तकरीबन 30 साल की उम्र में विधवा हो चुकी थी। उसका पति राज भरी जवानी में उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। इसी कारण दोस्तों, काव्या अपना अकेलापन मिटाने के लिए अपने मकान में ऊपर की मंजिल पर किसी किराएदार को रखना चाहती थी कि इतने सालों के बाद एक दिन पति और पत्नी उसके घर आते हैं और उस मकान को, उसके ऊपर की मंजिल को किराए पर ले लेते हैं। दोनों की उम्रों में बहुत बड़ा अंतर था। लगभग तकरीबन दोस्तों, उस आदमी को देखा जाता तो उस आदमी की उम्र तकरीबन 65 से 70 साल थी। और उस लड़की की तरफ जब गौर से देखा काव्या ने, तो दोस्तों लड़की तकरीबन 20-25 साल की थी। ऐसी क्या वजह थी कि इन दोनों के उम्र में इतना अंतर कैसे था? बहरहाल दोस्तों, उसको मतलब ये नहीं था कि उन दोनों की उम्र में कितना अंतर है। वो अपने मकान को उनको किराए पर दे देती है। किराए पर देने के बाद रात को लगभग 12 बजे के आसपास काव्या की आंख खुलती है, तो उसने सुना कि ऊपर के कमरे से, जहां वह पति पत्नी रह रहे थे, बूढ़ा और वह जवान लड़की, वहां से उस लड़की के रोने चीखने की आवाजें बहुत तेजी के साथ आ रही है। अब दोस्तों, काव्या से बर्दाश्त नहीं होता है और वे उठ करके वह ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो वह चीखने की आवाजें बहुत ही ज्यादा तेज होती जाती हैं। लेकिन दोस्तों, वह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। रात का समय था और काव्या बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वह वापस आ जाती है और सुबह का इंतजार करने लगती है। सुबह होती है तो वह उस लड़की से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था तुम्हें रात को? तब वह कहती है कि दीदी, हकीकत जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और अगर आप मेरी मदद कुछ करना चाहती हो तो एक सीसीटीवी कैमरा मेरे कमरे में लगवा दो, हकीकत तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी। अब दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मजे में आपके खलल नहीं डालूंगा। और मुझे पता है कि ट्रेलर सुनकर कहानी में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती है। और जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उन दोस्तों के नाम भी मैं लास्ट में लेने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, आगरा की जिस कॉलोनी में काव्या रहती थी वह ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था, बहुत ही नॉर्मल। और दोस्तों, कुछ चुनिंदा लोग ही उस कॉलोनी में रहा करते थे। इसलिए दोस्तों, काव्या को वहां पर रहने में डर लगता था। और अचानक से काव्या के पति राज की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और दोनों की ही दोस्तों जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। अभी लगभग दोस्तों उनकी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे। और इत्तेफाक की बात यह थी कि दोनों के यहाँ अभी तक कोई संतान भी पैदा नहीं हुई थी। और इस भरी जवानी में काव्या का पति जो था उसका साथ छोड़कर, उसको विधवा बनाकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। अब दोस्तों, इस भरे पूरे मकान में काव्या जो थी वो बिल्कुल अकेली रहती थी। और मजबूरी ये थी कि राज जो था वह अपने घर वालों से, यानी कि जो उसके घर वाले थे वह उसके गांव में रहते थे। और राज का ये अपना निजी मकान था शहर के अंदर, जहां पर दोस्तों वह काव्या के साथ रहा करता था। इतने बड़े मकान में जिसकी कीमत भी करोड़ों में थी, काव्या उसको छोड़ के बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, इसलिए अकेले रहने पे वहां मजबूर थी। और दोस्तों, काव्या के घर वाले उसमें जोड़ देते थे और वे कहते थे कि बेटी शादी कर लो। लेकिन काव्या कहती कि माँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी है और मैं राज से ही प्यार करती थी। और वह अभी इस दुनिया से गए हुए अभी दिन ही कितने हुए और उसकी यादें अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और रात जब होती तो दोस्तों आसपास मोहल्ले में कुत्ते जोर जोर से भौंकते, जिसके कारण दोस्तों काव्या जो थी वह रात को डरने लगती। और फिर उसने फैसला किया कि अपने मकान की जो ऊपरी हिस्सा है उसको वह अपने किसी किराए पर दे देगी। इससे क्या होगा कि जब ऊपर में किराएदार आ जाएंगे तो फिर उसका मन भी बहल जाएगा और उसका डर भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, इसीलिए उसने आस पड़ोस के अपने पड़ोसियों से कहा कि अगर कोई किराएदार आए तो मेरा घर बता देना, मैं अपना घर उसे किराए पे देना चाहती हूँ। और जल्द ही दोस्तों उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। सिर्फ 2 या 3 दिन बीता होगा कि 2 जन आते हैं और आकर के कहते हैं कि मैडम, आपने किराएदार के लिए कहा था तो हम आपके मकान को किराए पर लेना चाहते हैं।
अब दोस्तों काव्या जो थी वह अपने लॉबी में उसको सोफे पे बैठाया और काव्या कहती है कि आप दोनों शायद मुझे बाप बेटी लग रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मुझको अपना मकान किराए पर आपको देने के लिए। दोस्तों सामने वाला जो आदमी बैठा हुआ था और वह लड़की अपनी नजरें झुका लेते हैं नीचे, और उस आदमी का नाम दोस्तों जो था वह प्रमोद था और उस लड़की का नाम सलोनी था। सलोनी दोस्तों दबी आवाज में कहती है कि दीदी ये मेरे बाप नहीं है। तब दोस्तों काव्या उनको देख के हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों दोनों की उम्रों में लगभग जमीन आसमान का अंतर था। जहां प्रमोद की उम्र 65-70 साल की थी, वहीं दोस्तों सलोनी की उम्र महज 20 से 25 साल की थी। अब दोस्तों फिर जो काव्या थी वह अपने मन को वहम को झटक देती है और उसने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो अपना रूम किराए पर देना है। अब उन दोनों के बीच में बात सेट हो जाती है, किराए की बात हो जाती है। फिर वह ऊपर की चाबी उन दोनों को थमा देती है और कहती है कि आप अपना रूम जाकर के चेक कर लीजिए। दोनों पति और पत्नी ऊपर जाते हैं और अपने रूम को चेक करते हैं और अपने सामान को सेट करने लगते हैं, इधर उधर की सफाई करने लगते हैं। और इसी में दोस्तों शाम हो जाती है। अब काव्या सोचती है कि शाम हो गई है, आज ये नए नए आए हैं और अभी 2 घंटा पहले ही शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इनको खाना बनाने का टाइम ना मिला हो, इसलिए इनके लिए आज शाम का खाना मैं ही बना देती हूँ। अब दोस्तों काव्या उनके लिए खाना बनाती है और एक ट्रे में सजा करके ऊपर लेकर चली जाती है। ऊपर का दोस्तों दरवाजा बंद था। काव्या दरवाजा खटखटाती है लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता है। कई बार खटखटाने के बाद भी काव्या जब वापस नीचे आने लगती है, तभी दोस्तों प्रमोद दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैडम आपने क्यों तकलीफ की, अभी कुछ ही देर में सलोनी जो है वह खाना बनाने के लिए जाने ही वाली थी। तब दोस्तों काव्या ने कहा ये तो मेरा फर्ज है, आज आप अभी शिफ्ट हुए हो इसीलिए शायद आपको सफाई करने में टाइम लग जाए, टाइम ना मिले खाना बनाने का, इसलिए मैं खाना लेकर आ गई हूँ। तो बहरहाल दोस्तों वह उस खाने को लेकर अंदर चला जाता है, वापस दरवाजा बंद कर लेता है और उसका दोस्तों व्यवहार कुछ ऐसा लगा सलोनी को अटपटा। अब दोस्तों कुछ ऐसा लगा कि काव्या को कुछ अटपटा सा लग रहा था। बहरहाल दोस्तों वह वापस आ जाती है और कुछ सोचते हुए, और अब वह नीचे आकर के यह विचार करने लगती है कि आखिर उसकी पत्नी जो है सलोनी वह बर्तन वापस करने के लिए जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। काफी इंतजार करने के बाद भी जब ऐसा नहीं होता है तो बहरहाल वह इन्हीं ख्यालों में काव्या सो जाती है। अब दोस्तों लगभग सोने के तकरीबन 2 घंटे के बाद अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है दोस्तों कि रोने और चीखने की आवाज कहीं से आ रही है। अब दोस्तों जो काव्या जो थी वह जब कान लगा के उन आवाजों को सुनने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, और जब अपने रूम का दरवाजा खोलती है, बाहर इधर उधर झांकती है, तो कहीं से दोस्तों उसको वह आवाज दूर से नहीं आ रही थी, बल्कि वह उसको आवाज अपने करीब से ही आती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों अब होता ये है, अब दोस्तों उस आवाज की तरफ धीरे धीरे वह कदम बढ़ाते चली जाती है और जब उस आवाज का पीछा करते हुए वह ऊपर की मंजिल पे पहुंचती है और दरवाजे पर जब उसने कान लगाया तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये जो आवाजें आ रही है वे वाकई सलोनी और प्रमोद के कमरे से आ रही है। और सलोनी चीख और चिल्ला रही है। वह कान लगा के सुनते रहती है कि शायद प्रमोद उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको सलोनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और सलोनी है भी तो अभी कमसीन, अभी वह महज 20 से 25 साल की कमसीन लड़की है, खूबसूरत है, लेकिन दोस्तों सलोनी का मुरझाया हुआ चेहरा उसको ऐसा दिख रहा था जैसे कि वह 25-30 साल की औरत हो। क्योंकि दोस्तों जो लड़की खुश होती है उसका सुनहरा चेहरा एक अलग ही चमकता दिखता है, और जो औरत दोस्तों नाखुश होती है अपने पति से या फिर अपनी जिंदगी से, तो उसकी उम्र अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगती है। अब काव्या सोचती है कि वह दरवाजा खटखटा कर अंदर का नजारा देखे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है सलोनी के साथ, उसका पति आखिर कर क्या रहा है। लेकिन दोस्तों किसी खतरे को भांपते हुए काव्या वापस दबे कदमों से नीचे आ जाती है और नीचे आकर के सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अब दोस्तों उसके आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी और नींद तो मानो दोस्तों गायब हो चुकी थी, और वह जबरदस्ती करवट ले करती आंखों को ढकती और कभी अपने आंखों पे कपड़ा रखती। लेकिन दोस्तों अब उसको नींद नहीं आ रही थी। डर और एक कसमोकस उसके दिमाग में बराबर दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब जैसे तैसे करके सुबह होती है, अपने लिए चाय नाश्ता बनाती है और चाय लेकर टेबल पे लॉबी में बैठ जाती है और फिर ऊपर से उनके दरवाजा खुलने का और नीचे किसी के आने का इंतजार करने लगती है। लगभग दोस्तों तकरीबन 9 बजे के करीब
प्रमोद ऊपर से नीचे आता है, प्रमोद काव्या की तरफ देखता है और दोस्तों उसकी तरफ देख करके एक जबरदस्ती की झूठी मुस्कान उसके सामने अपने चेहरे पे बिखेर लेता है और फिर दोस्तों दबे कदमों से वापस चला जाता है। अब दोस्तों काव्या इसी चक्कर में थी कि खुद उसको खाली टाइम मिले जिससे कि वो सलोनी से बात कर सके। और विनोद के जाने के आधे घंटे के बाद दोस्तों काव्या ऊपर जाती है और ऊपर जा करके वो दरवाजा खटखटाती है कि सलोनी अंदर से दरवाजा खोले। काफी देर खटखटाने के बाद भी दोस्तों जब दरवाजा नहीं खुलता है तो काव्या परेशान हो जाती है कि आखिर सलोनी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। अब दोबारा से दोस्तों फिर से वह काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है तो अचानक अंदर से कड़ाती हुई आवाज आती है जैसे कि कोई बड़ी ही दुखी हो और कोई बड़ी पीड़ा में हो। अब दोस्तों वो सलोनी की आवाज थी और वह कहती है कि दीदी आप यहाँ क्या करने आई हो, आप यहाँ से चले जाइए। आप अगर आपको यहाँ पर प्रमोद ने देख लिया तो बहुत गजब हो जाएगा। साल काव्या कहती है कि सलोनी आखिर वजह क्या है, मुझे अपनी समस्या बताओ, परेशानी बताओ। तब वो कहती है कि कैसे बताऊं, बाहर से मेरा पति ताला लगा के गया और जब काव्या ने देखा तो वाकई दोस्तों ऊपर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। अब दोस्तों सलोनी से बात करने की छटपटाहट में उसने ध्यान से नहीं देखा था। अब वापस आ जाती है काव्या और वो प्रमोद के आने का इंतजार करती है। शाम होते होते प्रमोद वापस आ जाता है, वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। फिर रात होता है, फिर वही दोबारा उस रात भी वही मंजर सामने था, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और पूरी रात दोस्तों करवटें बदलते बदलते काव्या की रात कट गई थी और उन चीखों ने काव्या को सोने नहीं दिया था। आखिर मामला क्या था उन चीखने चिल्लाने का, और क्या वह उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य करता था जो उसके बर्दाश्त के बाहर था? क्या वह उससे संबंध बनाता था या फिर क्या उसके साथ संबंध बनाते समय संतुष्ट नहीं थी? क्या वो जबरदस्ती करता था उसके साथ? तमाम तरह के ख्याल काव्या के दिमाग में आते और दोस्तों एक एक करके बाहर निकल जाता। काव्या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी जब तक कि वो सलोनी से मिल के बात ना कर ले। अब दोस्तों आज उसने एक बहुत ही अच्छा तरीका अपना लिया था और निश्चय कर लिया था कि आज वो सलोनी से बात जरूर करेगी, भले ही चाहे उसका पति ताले में बंद करके चला गया हो, चाहे उसे ताला तोड़ना पड़े। अब प्रमोद जब नीचे उतर करके आता है तो वह प्रमोद को अपने पास बुलाती है और दोस्तों उसको अपने पास बैठने के लिए कहती है। प्रमोद अचानक से कुछ घबराया हुआ महसूस हो रहा था। काव्या कहती है सामने बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्रमोद कहता है मैडम क्या बातें करनी है मुझे बताइए। तो काव्या सीधे सीधे बोलती है कि जब से तुम मेरे यहाँ रहने आए हो मेरी रातों की नींद उड़ गई है और आखिर तुम्हारे कमरे से रोने पीटने की आवाजें रातों को क्यों आती है? क्या करते हो तुम सलोनी के साथ? आखिर ऐसी क्या वजह है? तब विनोद कहता है कि मैडम इसमें कोई शक नहीं है कि सलोनी मेरी पत्नी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी भयंकर कहानी है कि अगर सलोनी से मैं जबरदस्ती शादी बिल्कुल भी नहीं किया है और मुझे पता है कि सलोनी और मेरे बीच में उम्र की काफी बीच है, मेरे और उसके उम्र बीच में लगभग 40 से 45 साल का अंतर है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है और जब आप सुनिएगा तो मेरा सलोनी से शादी करना आप सही मानिएगा। अब दोस्तों काव्या का इंटरेस्ट भी प्रमोद की कहानी सुनने के लिए उसका बढ़ गया था। तब वह कहती है कि प्रमोद तुम मुझे शुरू से आखिर तक अपनी बात बताओ कि आखिर सलोनी जो है वह तुम्हारी जिंदगी में कैसे आई। अब दोस्तों प्रमोद कहता है कि सलोनी के बाप ने मुझसे कर्जा लिया था। सलोनी का जो बाप था और मैं एक दूसरे को जानते थे, बहुत ज्यादा दोस्ती तो नहीं थी लेकिन दुआ सलाम था, जान पहचान अच्छी खासी थी। और उसी जान पहचान में सलोनी के बाप ने मुझसे कर्जा ले लिया था लगभग करीब 15 लाख रुपए का। सलोनी के बाप का अच्छा खासा कारोबार था, उसका नाम था, इसलिए मुझे कर्जा देने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता था कि ईमानदार आदमी है, कर्जा दे देगा। लेकिन जब किसी का समय खराब आता है तो वो बता के नहीं आता है। अचानक में सलोनी के जो बाप का कारोबार था वो सब खत्म हो गया और उसे दिन पर दिन नुकसान होता गया, वह कर्जे में डूबता चला गया। और जो मुझसे उसने कर्जा लिया था 15 लाख का, वो भी वापस नहीं कर पाया और उसने 1 साल के कह के लिया था और लगभग 5 साल हो चुके थे। तो अब मुझे अपनी इतनी बड़ी रकम की चिंता सताने लगी थी कि अगर ये मेरी रकम ना मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने सलोनी के बाप के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। तब उसने मुझसे कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुका हूँ और मैं तुम्हारा ये पैसा अभी वापस नहीं लौटा सकता। हाँ, एक तरीका मेरे पास है और अगर तुम चाहो तो मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। अब दोस्तों मैं उसकी बात ये सुन के हैरान हो जाता हूँ। और अच्छा दूसरी बात ये थी कि मेरी पत्नी मर चुकी थी और मेरी पत्नी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन होता क्या है कि वह बच्चे को जन्म देते समय यानी कि डिलीवरी के समय उसकी मौत हो जाती है। अब डिलीवरी के समय में जब उसकी मौत हुई तो उसके मौत का मेरे ऊपर बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है,
फिर मैं शौक में चला जाता हूँ, काफ़ी दिनों तक अपने काम पर भी नहीं जाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि इसको जीना पड़ता है, चाहे आप खुशी में हो या दुःख में हो। तो धीरे-धीरे अब मेरी बीवी का खुमार जो था, वो मेरे ऊपर से उतर तो जाता है, लेकिन फिर अब मैंने ये फैसला किया कि अगर कभी मुझे कोई अच्छी जीवन साथी मिलेगी, तो मैं शादी कर लूँगा और अपनी ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं गुज़रती है। एक जीवन साथी की आपको आवश्यकता होती ही है। अब दोस्तों उसके बाद जब सलोनी के बाप ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, तो मुझे कुछ अजीब-सा लगा और मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? तो उसने कहा कि लगभग 22 से 24 साल होगी। तो मैं परेशान हो गया कि लोग क्या कहेंगे? ये समाज क्या कहेगा कि एक तकरीबन 60-65 साल, 70 साल का आदमी कैसे इतनी कम उम्र के आदमी से लड़की से शादी कर सकता है? मैंने उसको मना किया तो वह कहता है कि बस अब मेरे आगे एक यही रास्ता बचा है कि मैं अपनी बेटी को किसी और को बेच करके उसके बेचने के बाद जो भी पैसा मुझे मिलेगा, वह सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा। मैं उसकी इस बात को सुन के तड़प जाता हूँ। वो अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है, तो मैं उस फ़ोटो को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि सलोनी की बाप अगर उसको किसी और को तो बेच ही देगा और पता नहीं जिसको वह बेचे आखिर वह कैसा मिले या फिर कोई जिस पड़ोसी के अड्डे पे बेच करके ही चला आए। यही सोचकर मैंने हाँ कह दी, मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा और मैं सलोनी से शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद जब सलोनी मेरे पास आती है, रात का टाइम था, तो वह मुझे देखकर बिल्कुल भी अपने पास आने से मना कर देती है और कहती है कि मुझसे मेरे बाप ने पूछा नहीं था कि मैं जिससे तुम्हारी शादी कर रहा हूँ वह कैसा दिखता है और आज मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो क्या मैं 20-24 साल की लड़की बूढ़े आदमी से ब्याहने के काबिल हूँ? बिल्कुल दोस्तों अपने पास आने से मना कर देती है। मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ उसके साथ। उसके बाद फिर 1 दिन 2 दिन गुज़रता है और उसने किसी भी तरह से मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी थी और सलोनी को मेरे पास रहना, साथ रहना मजबूरी था। और रात जब होती और जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करता तो बिना मतलब के चीखने चिल्लाने लगती और लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं सलोनी के ऊपर जुल्म करता हूँ, उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य करता हूँ जिसके कारण उसे पीड़ा होती हो, दर्द होता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सलोनी जानबूझकर चीखती चिल्लाती है ताकि समाज में, आस-पड़ोस में मेरी छवि खराब हो और इसी कारण तकरीबन मैं 3-4 बार मकान बदल चुका हूँ। अब दोस्तों काव्या प्रमोद की यह बात सुन के हैरान परेशान हो जाती है और वह उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और कहती है ठीक है, तुम जहाँ काम पे जा रहे तो चले जाओ, मैं सलोनी से मिल के उससे बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। वह कहता है कि मैडम सलोनी बिल्कुल भी नहीं समझेगी और वह मानसिक तौर से भी थोड़ा-सा मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है और वो थोड़ा-सा मानसिक बीमार है, उसका इलाज भी चल रहा है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है, कभी भी इस घर का सामान तोड़-फोड़ देती है और जब गुस्से में आती है तो किसी को नहीं देखती। लेकिन काव्या कहती है फिर भी मैं एक बार सलोनी से मिलकर बात ज़रूर करूँगी। प्रमोद चला जाता है और दोस्तों सलोनी के पास काव्या पहुँचती है, उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो दरवाज़ा खोलती है। अंदर दोनों बैठ जाते हैं, सलोनी और काव्या दोनों आमने-सामने बैठे थे और जब सलोनी से काव्या पूछती है कि रात को क्या होता है तुम्हारे साथ? क्यों चीखने-चिल्लाने लगती हो? नीचे प्रमोद की बात सुन के काव्या को यकीन तो हो गया था, लेकिन वो सलोनी से और कन्फर्म करना चाहती थी। तब सलोनी बताती है कि दीदी अगर आपको रात की सच्चाई जाननी है तो इस कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों सलोनी काव्या के सीने से लग जाती है और रो-रो के कहती है कि दीदी मैं बहुत पीड़ा में हूँ, यह आदमी मुझे बहुत सताता है। अब दोस्तों काव्या का दिमाग झनझना जाता है कि आखिर सच्चाई किसकी बातों में है। विनोद कह रहा है कि सलोनी खुद रात को चीखती-चिल्लाती है, वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सलोनी कह रही है कि प्रमोद उसके ऊपर रात का उत्पीड़न करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है। सच्चाई दोनों में से किसकी बातों में है? अब दोस्तों उसका दिमाग उलझ करके रह जाता है। उसके बाद सलोनी कहती है काव्या दीदी मैं आपके साथ नीचे चलूं? वह उसके साथ नीचे आ जाती है, उसको वह अपना घर दिखाती है। तो अब वह सलोनी के प्रति इतना उसके ऊपर मतलब उसको दया आ रही थी काव्या को कि वह उसका दिल बहलाने के लिए नीचे कमरे में आती है। सारा अपना कमरा वगैरह दिखाती है, कैसे उसने कमरे को सजाया है, कैसे वो हर चीज तरीके से एक शैली में रखा हुआ है। सलोनी सब कुछ ध्यान से देखती है और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि प्रमोद ने ऊपर कोई रिकॉर्डिंग वाली चीज ऐसी लगा रखी है कि उसे पता चल जाता है कि दिन में आपसे बात किया है और फिर रात को हमारे साथ क्या करता है दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब दोस्तों ये अधूरी बातें, सस्पेंस वाली बातें सुनकर काव्या के मन में दोस्तों एक उत्सुकता होने लगती है कि आखिरकार दोनों के बीच में होता क्या है। अपनी जुबान से दोस्तों
सलोनी जो थी वो कहती थी कि दीदी अगर आपको रात की सच्चाई जानी है तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो। उधर प्रमोद ने कहा कि ये जबरदस्ती चीखती चिल्लाती है। अब दोस्तों काव्या जो थी वो सलोनी के प्रति ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं किसी भी तरह से इसका मदद करूं। बहरहाल दोस्तों अपने एक दोस्त को फोन करती है जो पुलिस में थी और उसे कहती है कि रात में तुम्हें यहाँ की रेकी करनी है और देखो यहाँ रात को होता क्या है। मेरी तो हिम्मत नहीं है जब रात को वो चीखे आती है, लेकिन तुम्हें आज रात को यहाँ पर आ करके ये सारी चीजों को देखना है। बहरहाल दोस्तों जब रात होती है तो रात को अचानक से क्या होता है कि वह जो उसकी दोस्त थी वह आती है और आने के बाद उन दोनों को, सलोनी को और उस बूढ़े आदमी प्रमोद को गिरफ्तार करके जेल में ले जाती है। काव्या की दोस्तों जब आंख खुलती है तो वह देखती है अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वह अपने उस दोस्त पुलिस वाली रोशनी से पूछती है कि मैं अस्पताल में कैसी हूँ। तब वो बोलती है कि काव्या तुम्हें पता नहीं है, जो किराएदार तुम्हारे यहाँ आए थे वह कोई पति पत्नी या कोई उत्पीड़न के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि वह एक चोरों का गिरोह था जो इस तरह की अफवाहों को फैलाकर मकान मालकिन और मकान मालिक को अपने भरोसे में ले लेते हैं और इस भरोसे में मकान मालिक अपना सब कुछ दिखा देते हैं, जैसा कि तुमने उन लोगों को सब कुछ दिखा दिया था। अब दोस्तों वो सलोनी जो 20-22 साल की लड़की थी वह उसकी पत्नी नहीं थी और रात को चिखली चिल्लाती नहीं थी, वह उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करता था, वे केवल नाटक होता था ताकि आवाज तुम तक पहुंचे और तुम्हारे प्रति उसके दिल में हमदर्दी आ जाए। तुम उसको मदद करना चाहती हो और फिर तुम उसको अपना सब कुछ दिखा देती हो, जैसा कि तुमने अपना घर गहने सामान सब कुछ दिखा दिया था और आज रात वो तुम्हारे घर पे हाथ साफ करना चाहते थे और मेरे आने से पहले ही तुम्हारे खाने में उन्होंने नशीला दवा मिला दिया था और वे अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही हमने छापा मार के उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वो काफी दिनों से फरार चल रहे थे। थाने में उनके रिकॉर्ड दर्ज है, इसलिए तुम बिल्कुल ही लुटने से बच गई। अब दोस्तों काव्या अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसने आम वक्त पर अपने दोस्त रोशनी को फोन कर सारी सच्चाई बता दी थी और वो लुटने से बच गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, घटना बताइएगा जरूर। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।